Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लीगल एस्पेक्ट से एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक लड़का और एक लड़की है, इन दोनों की आपस में शादी हुई है एंड शादी हो जाने के अगले दिन अगर कोई बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी कि जो लड़की है जो अभी अपनी वाइफ, इसकी जो लड़के की वाइफ बन के आई है, उसने अगले दिन, शादी के अगले दिन या 10 दिन के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर, कितने भी दिन के अंदर अंदर यहाँ पे अगर कोई बच्चे का जन्म होता है, तो ऐसे केस में क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इस बच्चे का लेजिटिमेसी क्या रहेगी? क्या ये बच्चा लेजिटिमेट होगा? क्या ये बच्चा इलेजिटिमेट होगा? इसका जवाब सीधे शब्दों में हमारे कानून के अंदर दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, कि अगर कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अपना जो रिश्ता बनता है, शादी का रिश्ता बनता है, इसके बाद अगर उसके एक पल में बाद अगर कोई बच्चे का जन्म होता है, तो वो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। तो ये जो अभी नए नए शादी के अपने कपल्स बने हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ बने हैं, इनका ये लेजिटिमेट बच्चा माना जाएगा। ये कानून के रूप में साफ तौर पे लिखा हुआ है। एक और बात मैं आपको बताता हूं जो कानून के अंदर ही लिखी हुई है, कि अगर जो है ये एक हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ का अपना डिवोर्स हो गया, तो वाइफ अपना अलग रह रही है, हस्बैंड अपना अलग रह रहा है। अब यहां पे एक फैक्ट की बात ये है कि अगर वाइफ जब अपना, ये दोनों अपना डिवोर्स हो गया, अलग अलग रह रहे हैं, और वाइफ ने जो है ना एक बच्चे का जन्म दिया है 280 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि डिवोर्स हो जाने के बाद 280 दिनों के अंदर अंदर अगर वाइफ जो है कोई भी बच्चे का जन्म देती है, डिवोर्स हो जाने के बाद 280 दिनों के अंदर अंदर बच्चे का जन्म देती है, तो वो बच्चे की लेजिटिमेसी क्या रहेगी? अब ये क्वेश्चन आता है, क्या ये बच्चा लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट होगा? कानून के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एक बारी डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हो जाने के बाद वाइफ, अगर जो पहले थी वाइफ, डिवोर्स हो जाने के बाद जो ये लड़की है, अगर ये लड़की दूसरी शादी किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं करती है, और ये जो लड़की डिवोर्स हो जाने के बाद 280 दिनों के अंदर अंदर किसी बच्चे का जन्म देती है, तो ऐसे केस में कानूनी रूप से यह बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। किसका लेजिटिमेट माना जाएगा? एक तो ये लड़की का, मदर है इसकी, और जिसका ये डिवोर्स वाला, जिससे डिवोर्स हुआ है, जो इसका पति था, और तो ये बच्चे का लेजिटिमेट, इन दोनों लेजिटिमेट बच्चा माना जाएगा। सीधे रूप में मैंने आपको कानून की बातों को बता दिया है। अब थोड़ी सी टेक्निकल बातों के बारे में हम बात कर लेते हैं। कपल्स की शादी हुई, और यहां पर कपल्स की शादी हो जाने के बाद कपल्स का अपना डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो जाने के बाद लड़की ने क्या करा, एक और अन्य व्यक्ति से शादी कर ली। अब लड़की ने क्या, शादी हो जाने के बाद 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, कितने भी दिनों के अंदर अंदर एक बच्चे का जन्म होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि उस बच्चे का लेजिटिमेसी क्या रहेगी? क्या इसका फादर, ये डिवोर्स वाला फादर रहेगा, या जिससे नई शादी हुई है वो फादर माना जाएगा लेजिटिमेसी के तौर पे? भाई देखो, मैंने भी आपको बताया कि एक बारी डिवोर्स हो गया, अगर लड़की शादी नहीं करती है तो फादर ये डिवोर्स वाला रहेगा, लेकिन अगर लड़की शादी दूसरी कर लेती है, तो वही जो नए जिसके साथ शादी हुई है ना, वो उसका लेजिटिमेट फादर माना जाएगा। याद रखिएगा। अब यहां पे मुद्दे वाली बात आ रही होगी कि सर यहां पे तो बहुत ज्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, ये तो बहुत एक तरीके से इलीगल बात है कि यार यहाँ पे कपल्स की शादी हुई है और वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, और वाइफ ने एक बच्चे का जन्म दिया है, और ये जो नया हस्बैंड इसका बना है, भाई इसका तो कोई एक्सेस था ही नहीं बिगॉटन के टाइम पे। तो ऐसे केस में ये जो बच्चे का जन्म होगा, कानून तो इसको, इसके जो ये फादर है, जो ये हस्बैंड है, इसको लेजिटिमेट बना रहा है। ऐसे तो किसी दूसरे के बच्चे को पालन पोषण ये फादर करेगा? भाई देखो, कानून के अंदर ये बात क्लियर लिखी हुई है कि हाँ, हम ये बात सारी चीजें मानते हैं कि पालन पोषण ये फादर करेगा, लेजिटिमेट बच्चा इस फादर का माना जाएगा, भले ही इसका खून के रिश्ता कोई है नहीं, लेकिन फिर भी लेजिटिमेट माना जाएगा। ये कानून के अंदर लिखा हुआ है। अब यहां पे एक छोटी सी, आप थोड़ी टेक्निकल बात को समझना, यहां पे ना हस्बैंड के ऊपर एक बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। अब हस्बैंड जो होगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि जज साहब, मैं अपनी एक बात को प्रूव करना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने जो बच्चे का जन्म दिया है ना, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है, और कानूनी रूप से वो बच्चा मेरे को लेजिटिमेट बनाया जा रहा है। कानूनी रूप से 280 दिनों के अंदर अंदर मेरी वाइफ अगर मैरिड नहीं थी, डिवोर्स हो जाने के बाद वो बच्चे को लेजिटिमेट मेरे का बनाया जा रहा है। तो ऐसे रूप में मैं तो जैसा इसका लेजिटिमेट फादर नहीं माना जाऊंगा। तो कोर्ट यहाँ पे बात करेगा, और कानून भी हमारे इस बारे में क्लैरिफिकेशन करता है कि भाई देखो, ऐसी सिचुएशन में ना हस्बैंड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी, तो आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि आपका अपनी वाइफ के साथ में एक्सेस नहीं था। अगर कोर्ट के अंदर हस्बैंड ये बात को प्रूव कर देता है कि जज साहब, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं तो यूएसए में था, मैं तो इंडिया से बाहर था, ठीक है, मेरा तो कोई मेरी वाइफ के साथ में एक्सेस था ही नहीं, तो ऐसे केस में ये बच्चा मेरा लेजिटिमेट, मैं इसको नहीं मानता हूं। अगर कोर्ट के सामने ये फैक्ट प्रूव हो जाता है, हस्बैंड ये बात प्रूव कर देता है
कि जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे मेरा कोई एक्सेस था नहीं, तो इस केस में ये बच्चा मेरा लेजिटिमेट, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ऐसे केस में हस्बैंड के पास अधिकार होता है अपना बर्डन ऑफ प्रूफ करने के लिए। बट इतना ईजी नहीं होता है, याद रखिएगा, इतना इजी नहीं होता है। अब एक और इसकी बात मैं आपको पर्सपेक्टिव में बताता हूं कि आपके दिमाग में क्लैरिटी बनाने के लिए कि भाई ऐसे तो हम ये कानून 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो बहुत सारे मेल पर्सन्स के लिए बहुत एक गलत धारणा बनाएगा कि किसी दूसरे के बच्चे को आप अपना लेजिटिमेट बच्चा मानो। भाई देखो कानून के अंदर लिखा हुआ तो ये मानना पड़ेगा, बट यहां पे एक एक्सेप्शन भी तो है ना। बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड के पास में दे तो रखा है कि भाई हस्बैंड तुम्हारा कोई एक्सेस नहीं था तो तुम कोर्ट के अंदर ये बात प्रूव कर दो, सीधी सी बात है। और यहां पे इसका पीछे का रीजन ये था, ये सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को बनाने का रीजन ये था कि जो बच्चा का जन्म हुआ है भाई उसकी क्या गलती, जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसकी क्या गलती, तो उसको इलेजिटिमेसी फेस ना करनी पड़े। इसी वजह से सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे कानून के अंदर जोड़ा गया था कि भाई एक्सेस किसी का भी हो। अब जब शादी हो गई है लड़की की और जब हस्बैंड आ गया है तो जो भी बच्चे का जन्म होगा, एक बच्चे को लेजिटिमेसी मिले, एक बच्चे को अपना फादर मिले और एक अपनी मदर मिले और जो कि लेजिटिमेट मिले। तो इसलिए ये धारणा थी लेजिस्लेशन की इस कानून को ऐड ऑन करने के लिए। अब यहां पे जब बात आ जाती है कि दूध का दूध पानी का पानी हम कैसे कर सकते हैं, भाई सीधी सी बात है, हस्बैंड बोलेगा जैसा आप डीएनए रिपोर्ट डीएनए टेस्ट करा लो कि अगर डीएनए टेस्ट के अंदर ये बच्चे का फादर में आ गया, बात ही खत्म, बिल्कुल सोल्यूशन निकल जाएगा। अब ऐसे केस के अंदर ना इतना ईजी नहीं होता है। कोर्ट के अंदर अगर हस्बैंड प्रूव कर अगर प्लीड करेगा कि जैसा आप डीएनए टेस्ट के लिए, तो कोर्ट ग्रांट नहीं करते हैं। क्यों? पहली बात, आप उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा रहे हो, उसका भी तो अपना फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तौर पे उसका भी तो अधिकार है। मान लेते हैं कि डीएनए रिपोर्ट के अंदर यह पे ये बात आ गई कि ये फादर इसका नहीं है, तो इस केस में बच्चे को एक टैग लग जाएगा बच्चे के ऊपर, ये तो इलेजिटिमेट बच्चा है, ये तो नाजायज बच्चा है, एक टैग लग जाएगा जो कि गलत बात होगी। हाँ यार, सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसीलिए कोर्ट डीएनए टेस्ट को इजीली रूप से ग्रांट नहीं करते हैं अगर हस्बैंड मांग करता है। अब यहां पे दूसरा फैक्टर ये आप समझ लीजिए कि अगर बच्चा कहता है कि जैसा आप ठीक है मैं एग्री करता हूं कि आप जो है मेरा डीएनए टेस्ट करा लो, और बच्चे की मां जो है वो भी एग्री करती है कि हाँ ठीक है जैसा आप डीएनए टेस्ट करा लो, तब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब कोर्ट लीनियंट होता है, तब कोर्ट अलाउ कर देता है डीएनए टेस्ट को कराने के लिए। लेकिन केवल हस्बैंड अपनी साइड से केवल मांग करे डीएनए टेस्ट के लिए तो तब कोर्ट लीनियंट नहीं होता। कोर्ट बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहता है, बहुत सावधानी बरतते हुए अपने जजमेंट को, अपने ऑर्डर को पास करता है कि डीएनए टेस्ट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो कितने लोग इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कितने एडवोकेट्स, कितने लॉयर्स, कितने लॉ स्टूडेंट्स और कितने आम जनता के लोग इस प्रोविजन को जानते थे? और जो मैंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताया था, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और एक नया जो टॉपिक मैंने आपको बताया बहुत सीधे शब्दों में, आपको समझ में अच्छे से आया है या नहीं आया है, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन रहेगी, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर अपने करीबी दोस्तों को जरूर करिएगा। और जितने भी लोग अपना लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, अगर आपको लीगल ड्राफ्ट चाहिए तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट 100% एक्यूरेट, सारे के सारे कोर्ट्स के अंदर आप वो सारे ड्राफ्ट अपने इस्तेमाल कर सकते हो। एंड आप लोग एक बार परचेज के अंदर मैसेज डाल देना हमारे को एप्लीकेशन के ऊपर, हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर देंगे। और जो लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मैंने आईपीसी का बैच स्टार्ट करा हुआ है, जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है एक बारी आप लोग ज्वाइन करके जरूर अपना एनालाइज करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।